सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज लास्ट तक जिसने लेक्चर देख लिया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिसने नहीं देखा है पहले ही कह रहा हूं जाकर के पहले वहां देख के आ जाओ, क्योंकि आज वाक्यों का अनुवाद करवाने वाला हूं। क्लियर बता रहा हूं, लेक्चर के स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि आज सीधा हम लोग हिंदी के वाक्य देखेंगे और हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिखने का काम आज से शुरू हो गया है। ठीक है, तो इससे पहले जिसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है वो अपने पहले फंडामेंटल्स क्लियर कर ले। उसके लिए प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उसके अंदर जो पढ़ाया गया है प्लस जो प्रैक्टिस कराया गया है, इन दोनों कामों को ढंग से करके आ जाओ। और साथ में जिस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हो उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो वर्ड मीनिंग्स देख लो। ये दो काम फटाफट से करके रख लो भैया, और इसके बाद में फिर इस लेक्चर से हम सीधा इंग्लिश राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भैया आपको आंसर की बतानी पड़ेगी ना, और मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं, मैं बार बार आकर के लाइव चैट में बोल रहा हूं, बार बार आके लाइव चैट में बोल रहा हूं कि भैया जिनको भी आंसर लिखने हैं, जिनको भी बात बतानी है कि सर ये समझ में आ गया, ये नहीं आया, यहां दिक्कत है, यहां दिक्कत नहीं है, ओनली इन कमेंट बॉक्स। 1 साल हो गया, 1 साल में एक वाक्य समझ में नहीं आया आपको, और आप चाहते हो इंग्लिश समझ। साल भर से एक ही बात कह रहा हूं, जो भी आपको स्टडी रिगार्डिंग, पढ़ाई से रिगार्डिंग जो भी बात है वो केवल कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं। अभी कल के मैं ही देख रहा था, सारे के सारे सब आंसर लिखने में लगे पड़े हैं, 400 बच्चे लगे पड़े हैं, सारे के सारे आंसर पता है कहां लिख रहे हैं? लाइव चैट में। आपको पता है लाइव चैट कितनी तेज चलती है, मैं देख ही नहीं सकता, मैं पढ़ ही नहीं सकता कि कौन बच्चा सही लिख रहा है कौन बच्चा गलत लिख रहा है। मैं बीच बीच में मैसेज भी कर रहा हूं कि बेटा आंसर्स लाइव चैट में लिखो, कोई उस मैसेज को भी नहीं पढ़ रहा। मतलब लाइव चैट में सबकी चैट पढ़ी जा रही, बस मेरी चैट नहीं पढ़ रहा कोई कि भैया इसको कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मैं बाद में देख तो पाऊं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लेकिन नहीं मानना, अपनी जिद करनी है, बस केवल अपनी जिद पूरी करनी है। बाकी टीचर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। धन्य हो भाई तुम लोग। चलो तो देखो, अब ये हमारे को देखना है कि हमें पीपल के साथ में फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर ब्रिंग के अकॉर्डिंग हमें अपनी क्या करनी है, वर्ब बढ़नी है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर तो ब्रिंग का ब्रिंग ही रह जाएगा, ब्रिंग का ब्रिंग ही रह जाता है। गर्ल के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो आईएनजी लग जाएगा, तो बाय का बाइंग हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट आ जाओ, टीम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट का, तो टीम जो है उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या चलता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, राइट, रोट, रिटन। ये हमारा रिटन आंसर हो गया। बॉयज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो रीड का रीडिंग, सिंपल का। नेक्स्ट आ जाओ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से ही चलेगा, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। परफेक्ट टेंस कोई सा भी चल हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। पे का बन गया हमारा पेइंग। परफेक्ट टेंस में सेल का बन गया सोल्ड। नेक्स्ट, टीचर में पास्ट सिंपल टेंस में प्ले का बन गया, सिंपल पास्ट टेंस में प्ले का बन गया प्लेड। नेक्स्ट आ जाओ, सर्वेंट के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस में ट्राई का क्या बना? ट्राई का रह जाएगा ट्राई, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो कैसा है? अफर्मेटिव है। अभी हम बेसिकली ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे सारे वाक्य, हमने जहां जो हेल्पिंग वर्ब भरा, जहां जो मेन वर्ब भरा, हम सब जगह ये मान के चल रहे हैं कि हमारा वाक्य जो है वो सकारात्मक ही है। और आज के लेक्चर का मेन बेस भी यही है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होने पर किस तरीके से वर्ब के यूज में चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, आई के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में ईट का ईट रह जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस जितने भी हैं इनमें आईएनजी लगा लो। ड्रिंक का बन गया ड्रिंकिंग, क्या बना? ड्रिंक का ड्रिंकिंग बन गया। ड्राइव परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो तो ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। टीच कॉन्टिन्यूअस टेंस है टीचिंग।
मैं तो ना ये देख रहा हूँ ना ये देख रहा हूँ, और काम वैसे ही चल रहा है अपना। तो चलिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रे का प्रेइंग कल वाले लेक्चर में वैसे देख ही लिया था ना आप लोगों ने कि कैसे काम कर रहा हूँ मैं। बाकी फर्स्ट वाले में मेरे को बड़ा मज़ा आया था, है ना। अब देखते हैं कि भाई फर्स्ट वाला जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी सिंपल के बाद जो कॉन्टिन्यूअस वाला आया था उसमें बड़ा मज़ा आया था। सारे बच्चे ऐसे ढूंढ ढूंढ के लिख रहे थे कौन सा होगा कौन सा होगा। अरे यार सब्जेक्ट ये है, अरे यार टेंस ये है, अरे अच्छा सब टेंस ये है, अरे वर्ब ये है। ओ सर चार चार चीज़ों को एक साथ कैसे दिमाग में रखेंगे। बाद में बड़ा मज़ा आया। ना सब्जेक्ट देखना है ना टेंस देखना है, सब टेंस देखा, वर्ब देखी, आईएनजी लगाया, काम खत्म सपाट मामला हो गया। क्राई का क्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्राई का क्राइड बन जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में मीट का बन जाएगा मैट, मीट मैट मैट। सिंपल फ्यूचर टेंस में कुक का कुक ही रह जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी समस्या नहीं आने वाली है। चलो 16 क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो जाकर के 16 में से कितने नंबर आए। चलिए भैया फटाफट से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले कमेंट बॉक्स में जाओ। कमेंट बॉक्स में ही लिखने हैं सारे आंसर। अगर अभी कोई आंसर लिख भी रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा, अगर आप चाहते हो मैं देखूं एक बार तो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में देखो, लिखोगे तो मुझे पता चलेगा। आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो मूलतः जो मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अंग्रेजी में जो वाक्य बनते हैं, अंग्रेजी में जो वाक्य बनते हैं वो 2 तरह के वाक्य बनते हैं। पहला वाक्य वो होता है जो किसी कार्य का होना दर्शाता है वाक्य के माध्यम से। पहला वाक्य क्या बनता है? जहां हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है कि भाई कार्य हो रहा है या होता था या होगा, जो भी है कार्य पर बात होगी, कार्य के अलावा बात नहीं होगी। दूसरा जो वाक्य होता है वो या तो किसी चीज का परिचय दे रहा होता है, या वर्णन कर रहा होता है, या विवरण दे रहा होता है। बोलो क्या कर रहा होता है? या तो परिचय दे रहा होता है, वर्णन कर रहा होता है, या विवरण दे रहा होता है, ठीक है। तो ये 2 तरह के बेसिकली हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब अगर कार्य है तो मेन वर्ब आएगी, कार्य नहीं है तो मेन वर्ब नहीं आएगी। सीधी सी बात है। अगर किसी वाक्य में किसी कार्य का होना दिखाई दे रहा है तो मेन वर्ब आएगी। अगर किसी कार्य में किसी वाक्य में किसी कार्य का होना दिखाई नहीं दे रहा है तो मेन वर्ब नहीं आएगी। जैसे कि अब ये जितने सेंटेंस स्ट्रक्चर 4 आपके सामने है, ये किसी एक्शन को डिनोट करते हैं, यानी कि कार्य को दर्शाने वाले हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें सबसे पहला देखो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब जिस वाक्य में क्या दिखाई दे? कार्य का होना। जिस वाक्य में कार्य का होना दिखाई दे उस वाक्य में सामान्य बता रहा हूं, अभी सामान्य बात कर रहा हूं, टेंस स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य बात कर रहा हूं। टेंस स्पेसिफिक में कुछ जगह पर इसमें चेंजेस भी आएंगे, ऐसा नहीं है चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें चेंजेस भी आएंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारी सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और फिर ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने ऑब्जेक्ट तो पढ़ाया ही नहीं। हाँ सर आप तो चीटिंग कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा रहे आप। अब जब हम अभी ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, हम हर तरह का ऑब्जेक्ट देखेंगे। अगले 10 दिनों में हमें हर तरह के ऑब्जेक्ट से भेटियां मारनी है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं छूटने वाला, सारे ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब आया, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आप चाहो तो अफर्मेटिव को भी नेगेटिव बना सकते हो। कैसे? केवल और केवल 3rd प्लेस पे नॉट लगा दो। तीसरे स्थान पर क्या लगाना है आपको? नॉट लगाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वाक्य का तीसरा शब्द नॉट होना चाहिए, मैं कह रहा हूं वाक्य में तीसरा स्थान नॉट का होना चाहिए। पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। ये तीसरे स्थान पर अगर मेरा नॉट आ गया और बाकी मैंने ऊपर वाले नियम को फॉलो किया तो मेरा वाक्य सकारात्मक से नकारात्मक हो जाएगा, जहां मुझे पता चलेगा कि कार्य की स्थिति तो है, लेकिन कार्य की स्थिति क्या है? ना होने की स्थिति, यानी किसी कार्य का नहीं होना यहां पर दर्शाया जाता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट।
अब अगर यहां पर मैं इस वाक्य की बात करूं तो यहां पर मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाना दिखाई दे रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रहा है। काम कर रहा है इसका मतलब कार्य हो रहा है। और अगर मैं इसी वाक्य को चेंज कर दूं और बना दूं आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, अब बताओ क्या पता चल रहा है? यहां पर कार्य तो है, कार्य क्या है? टीचिंग। लेकिन इस कार्य की अवस्था क्या है? इस कार्य की अवस्था यह है कि यह कार्य नहीं हो रहा है। तो जिस वाक्य में कार्य का ना होना दिखाई दे, ना होना स्पष्ट हो, वहां आप समझ जाइए कि आपको नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको अपना वाक्य बनाना है। अब बात आती है तीसरी कि मुझे कार्य के होने पर प्रश्न पूछना है। कार्य के होने पर क्या करना है? प्रश्न पूछना है कि भैया कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कार्य हो रहा है क्या? पढ़ रहे हो क्या? इंग्लिश पढ़ रहे हो क्या आप लोग? आपको इंग्लिश समझ में आ रही है? मेरा बताया हुआ काम आप कर रहे हो? ये सारे के सारे मैं क्या कर रहा हूं? कार्य के होने पर प्रश्न पूछ रहा हूं। और जब मैं कार्य के होने पर प्रश्न पूछता हूं तो मैं अफर्मेटिव से ही चाहूं तो इंटरोगेटिव बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? मैंने बस सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट लगा दिया। बोलो हाँ कि ना? पहले सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब था, मैंने यहां पे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, बाकी सारी चीजें यथावत रखी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो अपने आप मेरा सकारात्मक वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक बन गया। और जब ये प्रश्नवाचक बना तो मेरा वाक्य क्या बना? एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? ये मेरा वाक्य यहां पर बन जाएगा। और जब मैं इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को जब मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करूंगा, यानी कार्य पर प्रश्न नहीं, कार्य के ना होने पर प्रश्न आएगा। यहां प्रश्न कार्य के होने पर नहीं पूछा जाएगा, कार्य के नहीं होने पर पूछा जाएगा। कैसे? तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम आज कक्षा में लेट आए हो क्या? ये तो सकारात्मक हो गया। तुम आज कक्षा में समय पर नहीं आए हो क्या? ये मेरा प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया। इस तरीके से हम लोग अगर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारा वाक्य बनता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी एम, सब्जेक्ट आएगा आई, यानी कि यहां पर मैंने इंटरोगेटिव वाला रूल फॉलो कर लिया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कर लिया। तो पहला रूल कौन सा लग गया हमारा? इंटरोगेटिव वाला रूल इसमें लग ही गया। दूसरा, तीसरी पोजीशन पे नॉट, इसका मतलब मेरा नेगेटिव वाला रूल जो थर्ड पोजीशन पे नॉट वाला था वो भी लग गया। एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से अगर हम वाक्यों को बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो हमें किसी भी तरीके से कोई भी वाक्य बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आती। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें सामान्यतः पता होता है और इनमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब सब्जेक्ट हमें पता है, ऑब्जेक्ट हमें पता है, टेंस हमें पता है, सबटेंस हमें पता है, तो हमें टेंस, सबटेंस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी है और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने वाक्यों में शब्दों को रखना है, वर्ड्स को रखना है और हमारा वाक्य अपने आप बन जाएगा। इसलिए पिछले साल जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उन्हें पता होगा, बार बार वाक्य बनाते समय में एक बात ही कहता था, मुझे इंग्लिश में वाक्य बनाना नहीं आता। अब से मतलब इसके बाद वाली एक स्लाइड और है, तब तक मैं टीचर हूं, उसके बाद मैं आपके बीच में आके बैठ जाऊंगा, फिर मैं स्टूडेंट बन जाऊंगा, फिर मुझे उतना ही आता है जितना आपको आता है, ना आपसे ज़्यादा आता है ना आपसे कम आता है, फिर मुझे उतना ही आएगा जितना आपको आता है। सिंपल सी बात ये। ऐसी कंडीशन में आप और मैं साथ मिलकर के वाक्य बनाएंगे आज। ना आपको ज़्यादा आता ना मेरे को ज़्यादा आता, अपन दोनों में से किसी को ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसके अंदर। अब अगर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा हो, वाक्य संरचना ऐसी हो जिसमें हम कोई परिचय दे रहे हैं, कोई वर्णन कर रहे हैं, कोई विवरण दे रहे हैं, जिसमें किसी कार्य का होना दिखाई नहीं दे रहा है,
उस तरह के वाक्य कैसे बनते हैं? तो सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है और कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब देखिए, मैंने उस दिन पूछा था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर लिखा, बहुत प्यारे तरीके से कॉम्प्लीमेंट को समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें कोई भी जानकारी प्राप्त हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त हो रही है, तो जो शब्द हमें वो जानकारी उपलब्ध करा रहा है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। सिंपल सी बात है, आई एम चित्रांश। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं आपका नाम क्या है, ये मेरा ही नाम है, ठीक है, आई एम चित्रांश दाधीच, ठीक है, तो मेरा नाम चित्रांश दाधीच है। अब यहां पर ये जो सब्जेक्ट था आई, इसके बारे में कौन सा ऐसा शब्द है जो हमें जानकारी दे रहा है? तो एम हमें कोई जानकारी नहीं दे रहा, चित्रांश शब्द हमें आई के बारे में जानकारी दे रहा है। अच्छा, इस आई का नाम चित्रांश है, ये आई जो है ना, जो अपने आप के लिए बोल रहा है, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? चित्रांश। आई एम नॉट, मैं क्या नहीं हूं पिछले साल बहुत बदनाम किया आप लोगों ने मुझे। आई एम नॉट अ स्मार्ट गाय, मैं एक स्मार्ट गाय नहीं हूं, है ना, बहुत सारे पिछले साल वीडियो बने थे इस चीज पे, स्मार्ट गाय पे, है ना। चलिए, तो आई एम नॉट अ स्मार्ट गाय, ओके। इंटेरोगेटिव, एम आई अ गुड टीचर, यहां मैंने प्रश्न पूछ लिया। और एम आई नॉट अ गुड टीचर, ये भी मैंने प्रश्न पूछ लिया। क्या मैं एक अच्छा शिक्षक हूं, क्या मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं हूं, है ना, ये दोनों वाक्य मैंने पूछ लिए। अब यहां पर परिचय मिल रहा है कि ये चीज ऐसी है, यहां कौन सी चीज कैसी नहीं है उसको दर्शाया जा रहा है। जैसे कि दिस शर्ट इज नॉट वाइट, अब ये कैसा नहीं है? तो ये वाइट नहीं है, तो ये कैसा है? दिस शर्ट इज ब्लैक, तो दिस शर्ट इज ब्लैक, दिस शर्ट इज नॉट वाइट, इज, अब यहां देख लो, इज दिस शर्ट ब्लैक, क्या ये शर्ट ब्लैक है? प्रश्न पूछ लिया। कोई भी चीज कैसी है उस पर प्रश्न पूछोगे तो आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। कौन सी चीज कैसी नहीं है उस पर प्रश्न पूछोगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इज दिस शर्ट नॉट वाइट, क्या ये शर्ट वाइट नहीं है? तो इस तरीके से जब हम वाक्यों का निर्माण करते हैं परिचयात्मक, वर्णनात्मक या विवरणात्मक शब्दों में, तो हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। उसमें हम कार्य या क्रिया वाले या वर्ब वाले या एक्शन वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम वहां फॉलो नहीं करते हैं, हमें उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइस, यहां तक की बात समझ में आई। अब हमें चलना है सीधा ट्रांसलेशन के लिए। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि सामान्य वर्तमान काल में, किसमें बोलो? सामान्य वर्तमान काल। अगर सामान्य वर्तमान काल है और उसमें कोई कार्य या कोई क्रिया हो रही है तो उसको दर्शाने के लिए वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई कार्य हो रहा है तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए V1 या V1 के साथ SES या IES, जो हम अपने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, और साथ ही साथ आज हमने उसके आंसर की भी देख ली है। ठीक है, जिसने अभी तक उस दो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, पहले एक हेल्पिंग वर्ब की, एक मेन वर्ब की है, जिसने कंप्लीट नहीं की है वो एक बार जाकर के देख लो। अब यहां हमें एक चीज समझनी है सबसे पहले कि भैया जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं और जब बात होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, किसकी होती है बोलो? जब बात होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की,
तो हम यहां पर डू फैमिली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका पर इस्तेमाल नहीं करते? डू फैमिली का इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब किस किस का इस्तेमाल नहीं होगा? ना तो डू का इस्तेमाल होगा, ना ही डज का इस्तेमाल होगा। किसमें? सकारात्मक वाक्यों में। तो सकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा? सीधा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा और कोई अन्य जानकारी है तो वो उसमें हम सम्मिलित करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम डू फैमिली का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सकारात्मक वाक्यों में नहीं करेंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा? चलो हिंदी में एक वाक्य बना रहा हूं। वह फल खाता है। ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि नहीं है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसे बनाने का तरीका देखो। इस पूरे वाक्य के अंदर मैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को ढूंढूंगा, मेरा सब्जेक्ट कहाँ है। उसके बाद मैं अपने वर्ब को ढूंढूंगा, मेरी वर्ब कहाँ है। उसके बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढूंगा, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब ये तीनों के तीनों मेरे को मिल गए कि मेरा सब्जेक्ट है वह, मेरी वर्ब है खाता है, और मेरा ऑब्जेक्ट है फल, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों मुझे मिल गए। अब खाता है से मुझे ये पता चला कि ये वह जो है ये पुल्लिंग का है, और पुल्लिंग का वह जो है वो सर्वनाम होता है। उस सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, और उस प्रोनाउन में वह के लिए ही का इस्तेमाल होता है। चलिए, दूसरी बात हमें ये पता चली कि भैया फल जो है उसे अंग्रेजी में फ्रूट कहा जाता है। इसीलिए कहा था कि बिना शब्दार्थ याद करे कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि आपको हिंदी देखते ही सबसे पहले उस शब्द का अर्थ इंग्लिश में पता होना ही चाहिए। अगर पता है तो ये प्रक्रिया कर पाओगे, नहीं पता तो ये प्रक्रिया। नेक्स्ट है खाता है। खाने के लिए हमारा आ जाता है ईट। तो हमें तीनों चीजें मिल गई, एक तो हमें ही मिल गया, एक हमें फ्रूट मिल गया, एक हमें ईट मिल गया। अब जब मैं इस वाक्य का निर्माण करूंगा तो मुझसे सबसे पहले क्या मांग रहा है? सब्जेक्ट। मैंने क्या कहा था? मुझे वाक्य बनाना नहीं आता है। वाक्य बनाना नहीं आता मुझे, मैं साफ कह रहा हूं, इंग्लिश लिखनी नहीं आती। आपको ऐसे सोचना है और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आगे काम करना है। प्रैक्टिस हम ऐसे करेंगे ताकि जब लिखने की बारी आएगी तो हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस में आपको टाइम देना होगा। अगर आपने प्रैक्टिस में टाइम नहीं दिया, राइटिंग में अटकोगे 100%। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस को अच्छे से टाइम दिया, आप राइटिंग में नहीं अटकोगे। ध्यान रखना। सबसे पहले मुझसे क्या मांगा? सब्जेक्ट मांगा। मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही। चलो भैया ही ले लो। इसके बाद क्या मांग रहा है? इसके बाद मांग रहा है वर्ब। चलो वर्ब मेरी ईट है भैया, ईट ले लो। उसके बाद क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट मांग रहा है। ऑब्जेक्ट मेरा फ्रूट है, चलिए भैया आप फ्रूट ले लीजिए। ठीक है, यहां तक मेरी बात खत्म हो गई। अब मेरे को अपना नियम याद है, और नियम क्या था कि अगर मेरा सब्जेक्ट है डी कैटेगरी का, सेंटेंस है मेरा अफर्मेटिव, तो ईट के साथ मुझे एस, ई एस या आई एस, इन तीनों में से कुछ एक तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दोनों परिस्थितियां मुझे किसी वाक्य में एक साथ मिलती हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस का प्रयोग होता है। अब इसके लास्ट में ना तो एस एस है, ना सी एच है, ना एस एच है, ना ओ है, ना एक्स है, ना जेड है, ना वाई है, कुछ भी नहीं है। 7 परिस्थितियां थी जहां पर हम ES या IES लगा सकते थे। वो 7 परिस्थितियां यहां पे नहीं है, तो मैं इज्जत से S लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा सेंटेंस क्या बना? ही ईट्स फ्रूट। अब मुझे मतलब नहीं है इससे। टेक्निकली मुझे जो काम करना था, टेक्निकली मैंने वो काम कर दिया, खत्म बात। टेक्निकली मेरे से कहा गया ऐसा 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 करो, मैंने ऐसा 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 कर दिया। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं करना। मेरा कुछ करने का मन भी नहीं है, मेरी कुछ करने की इच्छा भी नहीं है, ज़रा सी भी नहीं। लेना एक न देना दो वाली सिचुएशन है मेरे लिए, तो कि मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसके अंदर क्या बनता है कि वाक्य अगर नकारात्मक बनाना हो, ठीक है, वह गांव नहीं जाती है, शहर में आके बस गई, गांव नहीं जाती है, क्योंकि गांव में पोएटे उठाने पड़ते हैं। जो मारवाड़ी राजस्थानी समझते होंगे वो समझ गए होंगे कि पोएटे उठाना किसे कहते हैं। छाबड़ी लेकर के पोएटे उठाने पड़ते हैं वहाँ पे, तो वो गांव नहीं जाती है। चलिए, तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं शी। अब यहाँ पर डू और डज आ गया, लेकिन ऊपर वाले में डू और डज क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं करते। इसका मतलब अगर मेरा वाक्य नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो मैं डू और डज का प्रयोग
करूंगा। चलिए अब जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे मिला वह, और क्योंकि जाति है तो मुझे पता चल गया कि भैया ये कोई महिला या किसी कन्या की बात हो रही है, तो मैंने यहां पर ही का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल कर लिया, शी का इस्तेमाल कर लिया। गांव के लिए आ गया मेरा विलेज, नहीं के लिए तो मुझे वैसे वाक्य में ही मिल जाएगा नॉट, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। उसके अलावा जाती है के लिए आ जाएगा गो। ठीक है, अब देखते हैं इस वाक्य को कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट मांग रहा है, तो सब्जेक्ट हमने बिना कुछ सवाल जवाब के सब्जेक्ट दे दिया शी। अब शी के अकॉर्डिंग मुझे ये बता दो, डू लगेगा कि डज लगेगा, फटाफट से कमेंट करो। शी के साथ क्या लगाऊं, डू लगाऊं कि डज लगाऊं, बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी से बोलो। डू लगाऊं कि डज लगाऊं, क्या लगाऊं बोलो। तो मेरा शी की कैटेगरी क्या है, डी कैटेगरी, और डी कैटेगरी के आगे क्या लगा हुआ है, डज लगा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे यहां पर डज लेना पड़ेगा। यानी कि कल तक मैंने जो प्रैक्टिस की है मैं सीधा उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे नहीं आता। मेरे को तो परसों चित्रांश सर ने सिखाया था कि भैया ए है, बी है, सी है, ई है, डी को छोड़ दो, अगर वो सब है तो डू लगाओ, और अगर डी कैटेगरी है तो वहां पर डज लगाओ। मैंने इसको देखा और शी का मुझे पता है कि ये प्रोनाउन है, और ये भी पता है कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। मुझे दोनों चीजें अच्छे से पता है कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो डी कैटेगरी में मैंने डज लगा दिया, बात ही खत्म हो गई। ये नॉट ऊपर जो लिखा हुआ है मैं बिना सोचे समझे नीचे ले आऊंगा, नॉट का नॉट रह गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मुझे कह रहा है। यहां बोला था SES लगाओ, यहां कुछ नहीं कह रहा है, यहां सीधा कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं। ये लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सीधा क्या, विलेज। देखिए, जब भी आप अपने लक्ष्य के बारे में बात करते हैं कि आप जाने की क्रिया कर रहे हैं और आपका लक्षित स्थान कोई है, तो उसके लिए आप टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, मैं गांव जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं, इन सब में आप जहां भी जा रहे हैं उससे पहले टू आ जाएगा। इन सब में क्या होगा, आप जहां भी जाने की बात कर रहे हैं, आप जहां भी जाना बता रहे हैं, उन सब में टू लगेगा। लेकिन एक और इसमें मैं बात बताता हूं कि अगर मैं किसी जगह नहीं जा रहा हूं, उस जगह की दिशा में जा रहा हूं, जैसे मैं गांव नहीं जा रहा, मैं गांव की तरफ जा रहा हूं, मैं पटना नहीं जा रहा, मैं पटना की तरफ जा रहा हूं, मैं ग्राउंड नहीं जा रहा, मैं ग्राउंड की तरफ जा रहा हूं, मैं खेत नहीं जा रहा, मैं खेत की तरफ जा रहा हूं, तो मैं टू नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो जगह मेरा लक्ष्य नहीं है जाने के लिए, केवल दिशा है मेरी कि भाई मैं उस दिशा में जा रहा हूं। तो उसके लिए मैं टू का इस्तेमाल ना करके टूवर्ड्स का इस्तेमाल करता हूं। किसका, टूवर्ड्स का इस्तेमाल वहां पर करना चाहिए। मेरा वाक्य क्या बना, शी डज नॉट गो टू विलेज, ये मेरा वाक्य बन गया, वह विद्यालय, वह गांव नहीं जाती है। ठीक है, अगला, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप पढ़ते हैं, ये बड़ा मजेदार वाक्य है। चलो इसको मैं करके बताऊं, उससे पहले एक बार के लिए वीडियो पॉज कर लो और खुद से करके देखो, जैसे मैंने अभी करा, बिल्कुल कॉपी में या फिर आपके कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल ऐसे करके देखो जैसे मैंने करके देखा है। एक एक शब्द उठाऊंगा, उसका अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है वो देखूंगा, और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर मुझसे कुछ मांगेगा, एक एक चीज यहां से उसे देता जाऊंगा और बात खत्म कर दूंगा। चलो एक बार मैं बताऊं, उससे पहले आप लोग करो खुद से। चलिए 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 फटाफट। ओके, अब मैं बता रहा हूं, अगर नहीं जानना है तो वीडियो पॉज कर लेना, नहीं तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या शब्द जो है उसके लिए सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश में क्या के लिए वॉट का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, लेकिन हर वाक्य में क्या के लिए वॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, हर जगह पर क्या के लिए वॉट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब सीधी सी बात है, आप आ गया, यू पढ़ते हैं। अब इसके लिए 90% तक बच्चे जो हैं जिन्होंने नई नई इंग्लिश सीखना शुरू करी है, 90% तक बच्चे विश्वास मानना रीड का प्रयोग करेंगे। और जब भी रीड का प्रयोग करने का मन हो ना, तो ध्यान रखना उसके आगे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे कि आप रीड का प्रयोग कर रहे हो ना, तो रीड अ बुक, रीड अ नॉवेल, रीड अ पोएट्री, इस तरीके से कुछ ना कुछ होना चाहिए आगे। लेकिन जब मैं आपके किसी किताब को पढ़ने की बात नहीं कर रहा, जब मैं अखबार को पढ़ने की बात नहीं कर रहा, जब मैं मैगजीन को पढ़ने की बात नहीं कर रहा,
सामान्य तौर पर मैं पढ़ना शब्द की जगह इस्तेमाल कर रहा हूं हिंदी में अध्ययन। क्या आप अध्ययन करते हैं? तो यहां इस पढ़ते हैं के लिए मैं पता है क्या वर्ड यूज करूंगा? स्टडी, ना कि रीड। तो रीड छोड़ करके मुझे यहां स्टडी का प्रयोग करना है। तो डू या डज में से क्या लगाऊं? यू के साथ डू लगा लेता हूं, क्योंकि सी कैटेगरी है मेरे इसकी। सब्जेक्ट की कैटेगरी क्या है? सी कैटेगरी है। डू यू। उसके बाद आप आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टडी का स्टडी ले लो, स्टडी का स्टडी ले लो। क्या मेरे पास इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया। अब जब मुझे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया तो मैं क्या लिखूं? डू यू स्टडी? क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम अध्ययन करते हो? क्या तुम स्वाध्याय करते हो? क्या तुम पढ़ाई करते हो? उस सेंस में है। नेक्स्ट हमारा वाक्य बनता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए मैं आपको हिंदी में वाक्य दे देता हूं, उसको आप इंग्लिश में तुरंत प्रभाव से सॉल्व कर दो, तुरंत प्रभाव से कन्वर्ट कर दो। तो फिर देखते हैं क्या है। क्या वह मुझे नहीं जानता है? क्या वह मुझे नहीं जानता है? चलो अब देखो मैं धीरे धीरे थोड़ा तो डोज बढ़ाऊंगा ना यार हार्डशिप का। ऐसे छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं होते। सामान्य वाक्य सरल हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। कोशिश करो, है ना। हार नहीं माननी, हार नहीं माननी बेटा। हार अपन ने पहले लेक्चर में मान ली थी कि आज हमने मान लिया कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। अब इससे नीचे जाने के लिए तो जगह ही नहीं है। अब तो जा सकते हैं तो ऊपर ही जा सकते हैं, अब तो बढ़ ही सकते हैं, कम तो कुछ हो नहीं सकते इसमें। चलो मैं बता रहा हूं फिर क्या बन रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। वह और जानता है से मुझे पता चल गया कि यहाँ पे भैया किसी ही की बात हो रही है। और ही के अकॉर्डिंग मैं देखूं कि डू लगाऊं कि डज लगाऊं, तो ही को देख करके मैं सीधा यहाँ डज लगा लेता हूं, क्योंकि मेरी डी कैटेगरी का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आ जाएगा नॉट। मैं बिना दिमाग लगाए नॉट को नॉट लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब है जानता है, तो जानने के लिए मेरी वर्ब आ जाती है नो, और क्योंकि ये मेरे से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांग रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी। डज ही नॉट नो ऑब्जेक्ट मुझे, तो आई की जगह ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। जैसे सब्जेक्टिव केस में आई सब्जेक्ट के तौर पर, और जब ऑब्जेक्ट के तौर पर बात होगी तो यहां मी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हम देखेंगे शी होगा ना तो उसका हर हो जाएगा, ही होगा तो उसका हिम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये बात जाननी हो कि सर ये कैसे चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए मेरा लास्ट ईयर का एक्टिव पैसिव वॉइस का एक लेक्चर है, उस लेक्चर को आप देखिएगा। उस लेक्चर में सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है कि कैसे सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जब हम कर्ता के रूप में किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो कर्तृवाच्य में रहता है या कर्ता स्वरूप में रहता है, जैसे कि यहाँ पर ही है, यू है, शी है, ही है ना ये। लेकिन जब हम इन्हीं को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह ही नहीं लिखूंगा, हिम लिखूंगा। शी नहीं लिखूंगा, हर लिखूंगा। यू का यू ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ही नहीं लिखूंगा, यहां पर मैं हिम लिखूंगा उसको। इस तरीके से हम लोग उन्हें चेंज करते हैं। दे है वो देम में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बदलना आना चाहिए कि हम सब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ पाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत हद तक चीजें क्लियर हुई होंगी टेक्निकली कैसे इस काम को किया जाना है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन, क्या देखते हैं? वर्णन वाले, विवरण वाले, परिचय वाले वाक्य देखते हैं। तो किस तरीके के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो पहला वाक्य इसके अंदर आता है, एक मैं करके दिखाऊंगा, बाकी तो आपको करना है, क्योंकि इससे जस्ट पहले भी मैंने सारे के सारे करके दिखाए, तो अब मैं केवल एक करूंगा, ठीक है। वह बुद्धिमान है। चलो, वह चोर नहीं है। चलो, क्या तुम सुंदर हो? लड़के जो हैं वो लड़कों के हिसाब से लिखेंगे और लड़कियां जो है वो लड़कियों के हिसाब से लिखेंगी।
यानी लड़कियां इस तुम को फीमेल मानेंगी और लड़के इस तुम को मेल मानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाओ भैया आपका इज एम आर के साथ। अच्छा, क्या तुम सुंदर, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। क्या तुम सुंदर नहीं हो। इसमें भी लड़के लड़कों के हिसाब से लिखेंगे। लड़के इस तुमको लड़का ही मानेंगे और लड़की इस तुमको लड़की ही मानेगा, तो बंदर का फिर बंदरिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको मेल ही मानते हैं ना, छोड़ो ज़्यादा फंस जाएंगे, अभी मेल ही मानेंगे इस बंदर को, ठीक है। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो, इन सबका इंग्लिश बना लो फटाफट से। चलिए मैं अब आंसर बता रहा हूं। ही इज वाइस, ठीक है। सब्जेक्ट मांगा, मैंने सब्जेक्ट दिया, इज एम आर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर चुना और वाइस ले लिया। उसके बाद सेकंड क्या है, वह चोर नहीं है। ही इज नॉट अ थीफ कर लो, ठीक है। नौकरी पेशा किसी की इस तरह की कोई विशेषता अगर बताई जाती है, अब चोर जो है उसकी नौकरी पेशा चोरी करना ही है, तो क्या कर सकते हैं, उसके आगे ए का प्रयोग किया जा सकता है, ए एन का। क्या तुम सुंदर हो, आर यू, लड़का होगा तो हैंडसम, लड़की होगी तो ब्यूटीफुल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। आर यू हैंडसम या आर यू ब्यूटीफुल, इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। क्या तुम बंदर नहीं हो, ये तो आर यू नॉट अ मंकी, ठीक है। इस तरीके से आप इस वाक्य को बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही बिना किसी समस्या के, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। अब आगे आपका अगले पेज पे होमवर्क, ये आपके कुछ वाक्य हैं जो आपको अपने हिसाब से करके रखने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक पेज पर समझा देता हूं, इस एक पेज पे कि करना कैसे है, उसके बाद करूंगा नहीं, मैं करके आपको ही लाना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके स्टार्टिंग में सारे करवा दूंगा, वो तो मैं सारे खड़े होकर करवाऊंगा, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन ये आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए, चंदन एक साधारण व्यक्ति है। तो सबसे पहले मुझे ये बात समझ में आई कि इस वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं है, और क्रिया नहीं है तो मुझे पता चल गया ये डिस्क्रिप्शन वाला या फिर इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस है। तो इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंस में मैंने चंदन लिया, है लिया, और एक साधारण व्यक्ति को मैंने लिया। तो चंदन मेरा क्या हो गया, चंदन मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। है के अकॉर्डिंग मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। एक साधारण व्यक्ति मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इस तरीके से मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है। तो व्यक्ति के लिए तो एक शब्द आ जाएगा, पर्सन, मैन, हाँ, ह्यूमन, कुछ भी ले लो आप, आपकी इच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। एक के लिए आ जाएगा अ, वन नहीं अ। साधारण के लिए आ जाएगा सिंपल। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। व्यक्ति की विशेषता क्या है, वह साधारण है, एक साधारण व्यक्ति है। तो इसका मतलब साधारण शब्द हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, विशेषण की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति साधारण है। आई बात समझ में। ऐसे हम धीरे से धीरे 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 बढ़ते चलेंगे, ओके। कई विद्यार्थी ये चाह रहे हैं कि सर नाउन पहले पूरा पढ़ा दो, प्रोनाउन पहले पूरा पढ़ा दो, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारे पहले पूरे पढ़ा दो, उसके बाद आप टेंस में, मतलब उसके बाद आप ट्रांसलेशन की बात करना। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया सब कुछ, फिर भी नहीं कर पा रहे ट्रांसलेशन। उनके पास नॉलेज है, एडजेक्टिव की नॉलेज है, एडवर्ब की नॉलेज है, यूज ही नहीं कर पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि ज्ञान क्या है भाई, ज्ञान, नॉलेज जो है उसकी क्या परिभाषा है कि व्यक्ति के अंतर्निहित है ज्ञान, और टीचर का काम है उस अंतर्निहित ज्ञान को बाहर लाना, प्रकटीकरण तक लाना। तो मैं आपको नया ज्ञान कुछ भी देने के मूड में नहीं हूं इस सीरीज में। जितना ज्ञान आपके पास है उसे पहले बाहर निकालो, उसे पहले इस्तेमाल करो। ज्यादा ज्ञान ले लेके भरते रहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। जो ज्ञान आपको पहले से है, पहले उसका इस्तेमाल करना शुरू करो। नवीन ज्ञान की बाद में बात करेंगे। वह एक किसान है, वह है
एक किसान, सेम सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट। वह गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता है, ठीक है, तो वह रहता है गांव में और अपनी पत्नी के साथ, ये दो वाक्य आ गए, ठीक है। तो वह आ गया मेरा सब्जेक्ट और साथ में रहता है आ गई मेरी वर्ब। अब आएंगे मेरे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो गांव में, तो में शब्द के लिए क्या आएगा इंग्लिश में, वो लिखो, और उसके बाद गांव को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो लिख दो। अपनी पत्नी के साथ, तो के साथ के लिए इंग्लिश में क्या आता है, अपनी, यानी कि वह है। अगर वह ही है तो अपनी पत्नी के लिए क्या आ जाएगा, हिज वाइफ। वह अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बताते बताते कहीं पूरा ही नहीं बता दूं मुझे अब डर लग रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं सॉरी, मेरी एक जगह से यहाँ गलती हो गई, मुझे इन विथ और ये सब नहीं बताना चाहिए था। आगे नहीं बताऊंगा, आगे अब आपको करना है। वह सुबह जल्दी उठता है, तो वह सब्जेक्ट हो गया मेरा, उठता है मेरा वर्ब हो गया, सुबह जल्दी ये मेरा एक तरीके का क्या है, ये मेरा एक तरीके का एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, इस क्रिया के होने का समय बता रहा है, इसलिए मेरा एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। वह दांत साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग नहीं करता है, तो वह नहीं करता है। नहीं करता में नहीं से मुझे पता चल गया वाक्य नकारात्मक बनेगा। करता है तो ये मेरी वर्ब हो गई, नहीं करता है, ठीक है। क्या नहीं करता है, ब्रश का प्रयोग नहीं करता है। किसके लिए नहीं करता है, दांत साफ करने के लिए नहीं करता है। इस तरीके से आपको इसको टुकड़े टुकड़े में आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसे बनाएंगे, ठीक है। तो आज इसके लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, और आगे की 2 स्लाइड्स और इसकी फोटो ले लीजिए, आराम से अपना समय निकाल करके आराम से बैठिए पेन और कॉपी लेकर के, और फिर इसको बनाइए। नेक्स्ट पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से बना सकें इसको। स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पा रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब मुझे होमवर्क देने की तो वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, रीज़न होमवर्क पहले ही बहुत सारा हो गया। ये सारे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियमों से बनेंगे, और ये कार्य आपको देने का कारण ये है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने किसी भी वाक्य को इंग्लिश में लिखने के लिए। अब आप एक बार अपना पहला कदम उठाइए, गलतियाँ होंगी, मुसीबत भी आएगी, परेशानी भी आएगी। कई बार ऐसा लगेगा इस वर्ड का मतलब इंग्लिश में नहीं पता, भाई गूगल से देख लो। कई बार ये लगेगा कि इस बात को कैसे लिखूं, नहीं पता चल रहा, गूगल से सर्च कर लो। कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग में मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, आप जो बच्चे बिल्कुल नए हैं इंग्लिश के लिए, कि सर बस इंग्लिश में कुछ लिखना नहीं आता, माय नेम इज चित्रांश के बाद हमारी इंग्लिश खत्म हो जाती है, इसके आगे हमारा इंग्लिश में कोई मतलब नहीं। स्टार्टिंग में वो परफॉर्म करेंगे 10%, स्ट्रगल करेंगे 90%, लेकिन हर एक निकलते हुए दिन के साथ ये उल्टा चलेगा। अगले दिन परफॉर्मेंस 20%, स्ट्रगल 80%, तीसरे दिन 30%, 70% स्ट्रगल, फिर 60%, फिर 50, फिर 20, 10, और लास्ट का 15-20% तो रहेगा स्ट्रगल। वो तो हम भी कर लेते हैं कभी कभार। कहीं कोई ऐसा वाक्य आ जाता है, एक बच्चे ने भेजा था मेरे को टेलीग्राम पे, सर लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, इसका हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए। उसका टोन जो थी थोड़ी सी आदेश वाली थी, वो ऑर्डर दे रहा था। मैंने कहा बेटा जो एग्जाम में काम आने वाले सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन पूछ ले, कहीं तू इस ग्रुप से ना लुढ़क जाए तो ये सब, इन सब चक्रों में मत पड़ो। जो अपने एग्जाम में काम आने वाली चीज़ें हैं, जब अपनी एक बार टेंस का कंप्लीट खत्म होगा, ट्रांसलेशन का सॉरी, जब कंप्लीट खत्म होगा ट्रांसलेशन का, तब हम लोग आपके आंसर्स ही उठाएंगे हिंदी में सीधे, जिसमें सारे टेंसेस एक साथ मिलेंगे, और आपके आंसर, आपके ऐसे, आपके लेटर्स, इन्हीं को सीधा वो करेंगे कन्वर्ट इंग्लिश के अंदर, इनको ही ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, जो हमारे एग्जाम में काम आने वाला है। Okay guys, thank you very much. I'll see you soon in my next lecture. Till that, take care of yourself. Bye bye. I'll see you soon.